हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रोडवेज के एडवांटेजेस काफ़ी सारे हैं और ये मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग कह सकते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ का है। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो है इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। रेलवेज और एयरवेज के मुकाबले रोडवेज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी कम आता है। किसी एयरपोर्ट को बनाने से काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है किसी भी रोड को या फिर बस स्टैंड को बनाना। इसमें डिसेक्टेड और अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी को कवर करने की कैपेसिटी होती है। नेगोशिएट हायर स्लोप्स, हम लोग जनरली देखते हैं कि जो हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पर रोडवेज एक ईजियर ऑप्शन होता है एज कम्पेयर टू रेलवेज, और वाटरवेज तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तो रोडवेज जो होता है वो ऐसे हायर स्लोप्स को कवर करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये पिछले पॉइंट से रिलेटेड भी है, क्योंकि रेलवेज में क्या होता है कि हमें जनरली ब्रिज बनाना पड़ता है ऐसे रीजन्स पर जहाँ हिली रीजन है या फिर वाटर है, तो हमें उसके ऊपर से ब्रिज बनाना पड़ता है। हमें एक स्मूथ प्लेन सरफेस प्रोवाइड करना पड़ता है ट्रैक्स को ले करने के लिए। लेकिन रोडवेज में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। रोड्स जनरली ऐसे टोपोग्राफी को कवर कर लेते हैं और वो हमारे डिस्टेंट रीजन्स तक पहुंचने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल गुड्स, हमारे जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें रोडवेज सबसे सस्ते ढंग से ट्रांसपोर्ट कर पाता है। रेलवेज में जनरली क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाता है अगर किसी छोटे गुड को ट्रांसपोर्ट करना हो तो। डोर टू डोर सर्विस, रोडवेज हमारे घरों तक पहुंच सकता है। फीडर फॉर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये क्या देखा जाता है कि वाटरवेज अगर कोई भारी गुड को कहीं फॉरेन कंट्री से लाता है तो उसे रेलवे स्टेशन तक या फिर एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए भी रोडवेज बीच के फीडर का काम करता है। इसमें देखा जाता है कि रोड्स जनरली कनेक्ट करते हैं एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने में, और इससे वो बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी हेल्प करता है। रोड्स को 6 कैटेगरीज में बांटा गया है हमारे देश में। सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जो हमारे 4 मेट्रो सिटीज हैं उन्हें कनेक्ट करने में काम आता है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर से पोरबंदर तक। श्रीनगर इंडिया के टॉप रीजन जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर सिचुएटेड है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में, सिलचर अरुणाचल प्रदेश और पोरबंदर गुजरात में सिचुएटेड है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के रोड्स को कंट्रोल करती है। नेशनल हाईवेज ये एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्रीज को लिंक करती हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD इस प्रोजेक्ट को अपने अंडरटेक करता है और इसकी मेंटेनेंस के लिए भी जिम्मेदार होता है। नेशनल हाईवे नंबर 1 जिसे शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली से अमृतसर, ग्रैंड ट्रंक रोड भी इसे कहा जाता था पहले, ये दिल्ली से अमृतसर तक है। नेशनल हाईवे नंबर 7 ये लॉन्गेस्ट हाईवे है जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर तक स्ट्रेच करता है। बाकी डेटा मैं आपको कहता हूँ याद नहीं करने के लिए, लेकिन इस रोड की लेंथ आप याद कर लें तो बेहतर होगा। नेशनल हाईवे नंबर 8 दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है, और नेशनल हाईवे नंबर 15 राजस्थान के अंदर स्प्रेडेड है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जिस भी स्टेट से हैं आप उस स्टेट में कौन कौन सी नेशनल हाईवेज हैं उन्हें भी याद कर लें, क्योंकि क्या देखा गया है कि जो स्टेज 1 के एग्जाम्स होते हैं उनमें इन्हीं नेशनल हाईवेज पर कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। स्टेट हाईवेज को स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। डिस्ट्रिक्ट हाईवेज को जिला परिषद, इसके बारे में आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि कैसे जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स या फिर लोकल रोड्स होते हैं विलेजेस में उन्हें कौन कौन सी बॉडीज, लोकल बॉडीज या फिर जो सिटी लेवल पर या विलेज लेवल पर जो बॉडीज पंचायत होती हैं वो कैसे कंट्रोल करती हैं। अदर रोड्स को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर अभी बनाया जा रहा है। विलेजेस में, खासकर जो डिस्टेंट विलेजेस हैं जहां पहले रोड नहीं थी, वहां पर इससे रोड को कनेक्टिविटी करने में काफ़ी मदद मिली है। बॉर्डर रोड्स को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसे इस्टेब्लिश किया था 1960 में। ये जनरली जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान, चाइना के साथ, उन रीजन्स में रोड्स बनाने में काम लेती हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की। इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी टू डिफिकल्ट टेरेन्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दोज रीजन्स, जो हमने देखा है कि कैसे हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो हिली एरियाज में, खास करके जैसे हिमालय से बॉर्डर है हमारी कंट्री दोनों तरफ, तो इन रीजन्स में रोड्स बनाना काफ़ी मुश्किल होता है और वहाँ के लोगों को इकोनॉमी से जोड़ना काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रोड्स बनाकर इन रीजन्स को कनेक्ट किया है और इन रीजन्स में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी लाई है। मेटल रोड्स ये सीमेंट, कंक्रीट या बिटुमेन से बनाए जाते हैं। ये ऑल वेदर रोड्स होते हैं। और अनमेटल रोड्स
ये रेनी सीजन में काम नहीं करते, जिसे कच्चा रास्ता भी कहा जाता है। रोड डेंसिटी हमारे देश में, ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं, पर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा और किस स्टेट में सबसे कम है, तो केरला में सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी देखी जाती है हमारे देश में, नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, जबकि जम्मू कश्मीर में रोड डेंसिटी काफ़ी कम देखी गई है। ये वहाँ के हिली टेरेन को हम लोग रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं इसके लिए। अगला आता है रेलवेज़। रेलवेज़ में इंडियन रेलवेज के पास कितने स्टेशंस, बोगीज और लोकोमोटिव्स हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी 1853 में। ये 34 किलोमीटर्स का रास्ता तय किया था इसने, ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। ब्रॉड गॉज 1.676 मीटर्स का होता है, मीटर गॉज 1 मीटर का और नैरो गॉज 0.762 मीटर्स का होता है। नैरो गॉज में जनरली वो जो टॉय ट्रेन्स चलती हैं वो चलाई जाती हैं। इंडियन रेलवेज 16 जोन्स में डिवाइडेड है। आप इन जोन्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये जनरली आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे नाम से आप जब किसी भी स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर अनाउंसमेंट होती रहती हैं इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। अगला आता है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस के 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं हमारे देश में। ऑयल फील्ड्स को ऑयल फील्ड से असम को कानपुर से कनेक्ट करते हुए इसकी भी 3 ब्रांचेस हैं, बरौनी टू हल्दिया, राजबंद से मौरीग्राम और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। सलाया इन गुजरात को जालंधर इन पंजाब से कनेक्ट करते हुए ये ब्रांच कनेक्ट करती हैं कोयाला, चक्षु और अदर प्लेसेस को भी। हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी, इसे HVJ पाइपलाइन कहा जाता है। इसकी ब्रांचेस कोटा इन राजस्थान और शहानपुर और बबराला तक जाती हैं। HVJ पाइपलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी को चलाने में। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि ये पाइपलाइन कनेक्ट करती है इन इंडस्ट्रियल रीजन्स को ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन से, जिसके कारण कई सारी नेचुरल गैस की पर बेस्ड इंडस्ट्रीज यूपी में इस्टेब्लिश की गई हैं, जिन तक नेचुरल गैस पहुंचाने का काम इसी HVJ पाइपलाइन का होता है। अगला है वाटरवेज। वाटरवेज इनलैंड नेविगेशन ट्रांसपोर्ट वाटरवेज 14,500 किलोमीटर्स के हैं हमारे देश में और इसमें मैकेनाइज्ड वेसल से नेविगेबल 5,685 किलोमीटर्स ही हैं। इनमें डिफरेंस मैं बता देता हूँ क्या है। कई बार क्या होता है कि जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं उन पर कभी कभी पानी की कमी हो जाती है या फिर डैम्स कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं। इन डैम्स के ऊपर से ऐसे मैकेनाइज्ड वेसल्स ले जाना पॉसिबल नहीं है, या फिर जहाँ कहीं भी पानी काफ़ी शैलो हो जाता है वहाँ से भी मैकेनाइज्ड वेसल्स ले जाना मुश्किल होता है और इसीलिए इन रीजन्स को काउंट नहीं किया जाता है मैकेनाइज्ड वेसल्स के ट्रांसपोर्टेशन वाले रीजन्स के अंडर। इसीलिए ये लेंथ जो है दूसरी वाली वो काफ़ी कम है पहले वाले के मुकाबले। नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। National Waterway number 2 Brahmaputra between Sadia and Dhubri. National Waterway number 3 West Coast Canal in Kerala. National Waterway number 4 specified stretches of Godavari and Krishna rivers along with Kakinada Puducherry stretch of canals. National Waterway number 5 River Brahmani along with River Matai, delta channels of Mahanadi and Brahmani. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी नेशनल वाटरवेज को याद कर लें। 5 ही हैं यहाँ पर याद करने के लिए और आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं अगर आप इन्हें 2-3 बार पढ़ लें तो। मेजर सी पोर्ट्स हमारे जो कंट्री के हैं, हमारी कंट्री की जो कोस्ट लाइन है वो 7,516 किलोमीटर्स की है। इसके बारे में आपने इंडिया साइज एंड लोकेशन वाले चैप्टर में जो कि क्लास 9th में था उसमें पढ़ा था। हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और अराउंड 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। वो नॉन मेजर पोर्ट्स की नंबर चेंज होती रहती है, आप उसे अपने जो स्टेट बोर्ड की बुक्स है या फिर आपके पास जो रिसेंट NCERT है उससे मैच कर लें। कांडला इन कच्छ ये फर्स्ट पोर्ट था जो कि डेवलप किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, रिप्लेस करने के लिए कराची पोर्ट को। कराची पोर्ट इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान के रीजन में चला गया था और इसीलिए इस कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया था कच्छ के रीजन में। ये एक टाइडल पोर्ट है। अगला है मुंबई। ये फर्स्ट आता है वॉल्यूम में क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है हमारे कंट्री का वो इसी पोर्ट से होता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये भी मुंबई के पास ही बनाया गया था मुंबई के ट्रैफिक को थोड़ा कम करने के लिए। अगला है मार्मा गोवा पोर्ट जो कि गोवा में, और ये प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। इसके बारे में आपने मिनरल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि कैसे मार्मा गोवा पोर्ट से ही हमारे जो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट के आयरन ओर्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं पूरी दुनिया को। अगला है मैंगलोर पोर्ट जिसे न्यू मैंगलोर पोर्ट भी कहा जाता है। इसमें कुद्रेमुख आयरन ओर से जो एक्सपोर्ट होता है हमारे देश का वो इसी मैंगलोर पोर्ट से किया जाता है। अगला है कोच्चि पोर्ट। ये एक नेचुरल हार्बर है। ईस्ट में टूटीकोरिन तमिलनाडु में है। ये एक नेचुरल हार्बर है
चेन्नई सेकेंड इन वॉल्यूम आता है मुंबई के पोर्ट के बाद। विशाखापत्तनम ये डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है और इसीलिए ये हमारे इंडियन नेवी के लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता है। आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा कि विशाखापत्तनम पोर्ट एक इम्पॉर्टेंट नेवल बेस के रूप में भी यूज़ किया जाता है कभी कभी। पारादीप उड़ीसा में है। कोलकाता एक इनलैंड रिवरीन पोर्ट है, ये एक टाइडल पोर्ट भी है। कोलकाता की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो वो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के थोड़ा अंदर है और इसे कनेक्ट करती है वो रिवर, इसीलिए इसे एक इंडियन रिवरीन पोर्ट कहा जाता है। हल्दिया कोलकाता के पास ही है, इसे भी वेस्ट बंगाल में ही डेवलप किया गया है। अगला आता है एयरवेज। 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर लिया गया था। डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट अगर हम लोग देखें तो इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस और नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स भी इसमें आते हैं। लेकिन अब काफ़ी सारे नए एयरलाइंस की जब से लिबरलाइजेशन लाई गई है एयरलाइंस के सेक्टर में, तब से काफ़ी सारे नए एयरलाइंस को इमर्ज करते हुए देखा गया है। उनके नाम आपकी एनसीईआरटी बुक में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आप एक जनरल नॉलेज के बेसिस पर उन्हें याद कर सकते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एयर इंडिया प्रोवाइड करती है हमारे देश में। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को ऑफशोर ऑपरेशंस में हेल्प करती है। आपको पता होगा ऑफशोर क्या होता है। पेट्रोलियम वाले पार्ट में हमने पढ़ा था मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज में कि जो पोर्ट्स जो ऑयल रिजर्व्स शोर से थोड़ा दूर होते हैं उन्हें ऑफशोर रिजर्व्स कहा जाता है। इंडियन एयरलाइंस नेबरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट में भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसी के साथ ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट खत्म हुआ, हम लोग आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशंस की तरफ। इंडियन पोस्टल नेटवर्क फर्स्ट क्लास मेल जो कि कार्ड्स और एनवेलप्स इंक्लूड करती है, ये एयर लिफ्टेड होती हैं स्टेशंस के बीच और लैंड और एयर कवर करती है। सेकेंड क्लास मेल, इसमें बुक्स, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स और पेरियोडिकल्स आते हैं। इसमें सरफेस मेल लैंड और वाटर के थ्रू भेजी जाती है। 6 मेल चैनल्स में डिवाइड किया गया है हमारे इंडियन पोस्ट के द्वारा इस मेलिंग सर्विस को, जिससे थोड़ी आसानी होती है और टेक्निकलिटीज़ को मैनेज करने में थोड़ी मदद मिलती है। इसमें राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पेरियोडिकल चैनल आता है। ये चैनल्स के नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है, बस आप इन्हें ध्यान में रखें कि 6 चैनल्स होते हैं और इन्हें टेक्निकलिटीज़ को आसान करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। आपने जनरली देखा होगा कि मूवी शुरू होने के पहले इस कमिटी का एक सर्टिफिकेट आता है जो कि फिल्म को रेट करके उसके लिए एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता है। एक्सपोर्ट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, आपको बस याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं हमारे कंट्री से। एग्रीकल्चर, ओर मिनरल, जेम्स एंड ज्वेलरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मेजर एक्सपोर्ट्स हैं हमारे देश के। और इंपोर्ट्स में भी पेट्रोलियम, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, केमिकल्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और बल्क इंपोर्ट्स जनरली हमारी कंट्री करती है। इसकी जो डेटा है वो आप एक बार देख लें कि किस एक्सपोर्ट या फिर किस इंपोर्ट का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री में। टूरिज्म सेक्टर एक काफ़ी मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है और काफ़ी ग्रोइंग सर्विस सेक्टर का पार्ट है और टूरिज्म सेक्टर से हमारे कंट्री को काफ़ी बेनिफिट भी मिला है। इसके बारे में भी आप लोग एक बार देख लें। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का करेंगे। ज्योग्राफी क्लास 10 इसी के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू।